हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन आपके बीच में करने वाला हूं। लिंकिंग लॉस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एंड एनर्जेटिक वेलकम। देखिए जी, एनर्जी जो है इंसान की लॉ पड़ जाती है जब कुछ ऐसे फैसले उसकी ज़िंदगी के अंदर आते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, न केवल उसके करियर को बल्कि उसके आगे की ज़िंदगी के लक्ष्य को भी। ऐसा ही कुछ हुआ था जब 3 साल का जो है जजमेंट आया था और 3 साल की प्रैक्टिस को एक तरीके से मैंडेटरी है जो कर दिया गया था। कई अलग अलग स्टूडेंट ने क्या कर रखे थे, मैसेज वगैरह भी किए हुए हैं, कई ने कमेंट्स वगैरह भी किए हैं कि एक तरीके से आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपके बीच में दो ऑप्शन डिस्कस है जो कर रहा हूँ, जो सामान्यतः सजेस्ट किए जा रहे हैं, है ना। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल करने को लेकर, और दूसरा जो है क्या मोदी जी कुछ हेल्प कर पाएंगे क्या। मतलब कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि भाई क्या राजनीतिक तरीके से भी हम इस चीज़ को डील कर सकते हैं क्या। तो इस छोटे से सेशन के इन दोनों सवालों को अपन क्या करेंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी, और ये कहानी रियलिटी पर आधारित है, वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। जरा ध्यान से सुनने की कोशिश है जो कीजिएगा। हमारे ही देश के अंदर भारत में एक निर्णय आया था, उस निर्णय का नाम था सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शायद आप लोगों को याद था। और इस निर्णय के अंदर एक बात कही गई थी कि SC ST एक्ट का जब मामला कोई भी लगने की संभावना हो तो उस केस में एंटीसिपेटरी बेल क्या आती, डिनाई है जो की जाती है सामान्यतः SC ST एक्ट के तहत। तो इस जजमेंट ने क्या किया कि बोला कि इस तरीके से आप जो है एंटीसिपेटरी बेल को डायरेक्टली डिनाई है जो नहीं कहोगे। ये बात है जो वहां पर हुई थी। शायद आप लोगों को पता होगा कि इसी चीज का पूरे भारत में बहुत बड़े जोर शोर से विरोध हुआ था, है ना। कई जो है ऐसे ऐसे समुदाय के विशेष के लोगों ने इसका इस फैसले का जो है बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट है जो किया। और फाइनली ये हुआ मैं आपको बताता हूं, फाइनली ये हुआ कि एक वाइड स्प्रेड पब्लिक आउटक्राई है जो हुआ। और उसके बाद में जो है सेंट्रल ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था इस डिसीजन को रिव्यू करने के लिए, ठीक है, इस निर्णय को रिव्यू करने के लिए। और ये रिव्यू पिटीशन जो है वो एडमिट कर ली गई, लेकिन वो जो गाइडलाइन जारी की गई थी सुभाष काशीनाथ महाजन केस में SC ST एंटीसिपेटरी बेल को लेकर, उसको एक तरीके से जो है वो स्टे विस्टे है जो नहीं किया गया था, और ये रिव्यू एक तरीके से पेंडेंसी में है जो डाल दिया गया। ठीक, अब इस बात को आप समझना, सेंट्रल ने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को। और सेंट्रल ऐसा क्यों करेगी, सेंट्रल ऐसा तब करेगी जब अलग अलग MLA MP के द्वारा सेंट्रल को इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन फॉरवर्ड किए होंगे कि भाई हमारी वहाँ के जो लोग हैं वो इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो भी है। ठीक, तो अब जब एक बहुत बड़े लेवल का, आप समझ पा रहे हो, SC ST का जो प्रोटेस्ट उस समय हुआ था एक बड़े लेवल का हुआ था। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म जाति विशेष की भावनाओं को आहत करने का नहीं है, मैं सिर्फ एक फैक्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो उस समय SC ST लेवल का इतना बड़ा लेवल का प्रोटेस्ट हुआ, तब कहीं जाकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू के लिए एक तरीके से इंसिस्ट है जो किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रोच किया रिव्यू उसी मैटर को लेकर। ठीक, अब समझना, इसका निर्णय जो है वो एक तरीके से उसमें पेंडेंसी में जो डाल दिया गया था, और वो प्रक्रिया जो है वो चलती रही, मतलब एंटीसिपेटरी बेल का जो गाइडलाइन लागू किया वो चलता रहा। अब इसका इस बात से क्या कनेक्शन है। पहली बात तो ये कि क्या वाकई में जो LLB करने वाले स्टूडेंट हैं वो ऑल ओवर इंडिया वाइड इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर पाएंगे, है ना। ये सवाल मैं थोड़ा सा एक कड़क लहजे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट नए नए जोश के अंदर तो बाहर आ जाते हैं, और कुछ टाइम बाद पता चलता है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग जो हैं वो फाइट कर रहे हैं, और बाकी सिर्फ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंटबाजी कर रहे हैं। तुम ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते, है ना। ये कोचिंग वालों को हमने लाखों रुपए फीस दी, ऐसा नहीं किया। पहली बात हमेशा ध्यान रखो, ब्लेम किसी को करने से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको किसी भी संस्थान के बारे में कोई भी बात कहनी है, आप करिए, आपका अधिकार है, लेकिन उससे आपको मिलने क्या वाला है। कोचिंग से तो आपने लगभग 5 गुना 10 गुना कॉलेजेस के अंदर फीस पे की। आज तक हिम्मत की जाके उस डीन को ये भी कहने की कि हमारे LLB के टाइम में क्लासेस नहीं चला रहे हो आप, है ना, नहीं की। जो सामने दिखता है उसको क्या किया जाता है, हम विरोध भी करते हैं, और जिसको हम एक तरीके से अपना समझते हैं वहां पर भी अपनी बात है जो क्या करते हैं, विरोध स्वरूप है जो कहते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली ले रहा हूँ कि स्टूडेंट अपने हक से हमें अपना मानता है, किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, और इसलिए शायद वो बात है जो कह रहा है। लेकिन आपको एक पॉइंट है जो समझना पड़ेगा, फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इतिहास से हमें वर्तमान का निर्णय लेना पड़ता। अब दूसरी बात, अगर डील किया जाए रिव्यू को लेकर, रिव्यू पिटिशन अगर फाइल की जाती है, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख लेता हूं। नंबर 1 फैक्ट ये है कि सिंपली आप जो है सुप्रीम कोर्ट को ये कहेंगे कि भाई हमारे इस केस को एक बार वापस रिव्यू किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट एडमिट नहीं करता। आपको क्या करना पड़ता है, आपको इन 3 में से एक ग्राउंड को साबित है जो करना पड़ता है कि ऐसा कुछ है जो हुआ है। ये 3 अपने आप में क्या है, ग्राउंड है। और ये 2013 जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स वगैरह हैं उनके अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए इन 3 ग्राउंड में से एक ग्राउंड आपके रिव्यू पिटिशन में होना चाहिए। रिव्यू पिटिशन एक तरीके से कोई ऑरल आर्ग्यूमेंट पे आधारित नहीं होती है,
है ना। इसमें पिटिशन जो है वो बाय सर्कुलेशन के माध्यम से, यानी कि जो जो जजेस इन्वॉल्व हैं तो उनके चैम्बर के अंदर जो एक तरीके से वो पिटिशन का मामला सर्कुलेट है जो किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी निर्णय आना है वो आता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ओरल आर्ग्यूमेंट को अलाउ किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे तीन वैसे कौन सा ग्राउंड होना चाहिए। नंबर वन, या तो क्या हो कि भाई कोई एकदम बिल्कुल नया एविडेंस है जो मिला हो, नया एविडेंस जो है उस केस के अंदर आपके सामने आया हो, पहली बात तो ये, जो कि पहले है जो नहीं था, पिटिशनर की जानकारी में नहीं था वगैरह। दूसरा, ऐसी कोई एरर हुई है, ऐसी कोई मिस्टेक हुई है जो अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड्स है, जो ऑन रिकॉर्ड दिख रहा है कि भाई ये जो गलती है जो यहां पर इस तरीके से की गई है। और तीसरा, कोई अन्य सफिशिएंट रीजन जो विच मीन अ रीजन दैट इज एनालॉग टू द अदर वे, जो क्या है कि इन दो ग्राउंड के अलावा कोई बात है जो कर रहा हूं, यानी कि नया एविडेंस आया हो, कोई मिस्टेक या एरर जो ऑन रिकॉर्ड है जो हुई हो, या कोई अन्य सफिशिएंट रीजन है जो हो। तो अब अगर आप जो है रिव्यू फाइल कर रहे हैं तो इसके पीछे मोटा मोटी जो कारण है, जैसे उदाहरण के लिए कि भाई यूपीएससी का जो कैंडिडेट्स हैं वो 21 साल में एलिजिबल हो रहा है, 18 साल में उसने 12वीं की, 12th एग्जाम दिया, 3 साल के अंदर उसने बीए किया और 21 के अंदर वो एलिजिबल है, एक साल उसको एग्जाम के अंदर लगेगा तो भी 22 साल के अंदर वो एक तरीके से सेलेक्टेड हो जाता है। और वहीं पर अब सिविल जज जुडिशरी, जो कि एक जिले के अंदर कई सारे लॉ जुडिशरी के मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक जज जो है, कलेक्टर को क्या किया जाता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो दिया जाता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए वहां पर 18 के साथ में कितने लग गए, लगभग लगभग 8 साल लग गए। 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो और 3 साल प्रैक्टिस। और अगर आपने अलग अलग किया है, बीए अलग या दो ग्रेजुएशन अलग अलग कर रखी है, तो फिर 9 साल, यानी कि 26 ईयर्स मिनिमम आपको एलिजिबल होने की लगेगी। तो एक तरीके से ये इक्वलिटी के सिद्धांत का उल्लंघन है जो हो जाता है, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन है जो हो जाता है, वगैरह वगैरह। इस पॉइंट को हमें कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा, तो कहीं जाके वो बात है जो होती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 30 डेज का टाइम पीरियड है रिव्यू पिटिशन फाइल करने के लिए। ठीक, और इसके अंदर भी रिव्यू पिटिशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटरेस्टेड पार्टी भी फाइल कर सकती, जो भी पार्टी एग्रीड है। जैसे अभी भारत के जितने भी एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं वो एक तरीके से एग्रीड है, जो यंग एडवोकेट्स हैं जो एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं तो वो एक तरीके से एग्रीड है, तो उनको भी क्या मिलता है, लोकस स्टैंडाई मिलता है कि यहाँ पर रिव्यू पिटिशन है जो फाइल कर सकते हैं। ओके, ये दूसरी बात, यानी कि स्टूडेंट को ही आगे आना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्टूडेंट को ही अपना क्या करना पड़ेगा, एक यूनियन बना के आगे आना पड़ेगा। अगर गलती से भी, ध्यान से सुनना, अगर गलती से भी कोई कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट जो है इस तरह से आगे आया, सुप्रीम कोर्ट उसको एक तरीके से डिसमिस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। सीधा सवाल पूछेगा, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, अच्छा तुम्हारा तो कोचिंग वाला इंटरेस्ट है ना, हाँ इसीलिए आए हो यहाँ पे, डिसमिस कर देगा वहां पर वो। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो बिहाइंड बैकअप है जो दे सकता है, सपोर्ट है जो दे सकता है मॉरल एंगल से वगैरह से, है ना। या फिर हो सकता है एक तरह इनडायरेक्टली सोर्सेज को हाइड किया जाए तो फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, हाइड करके सपोर्ट देगा, डायरेक्टली है जो वहाँ पे नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, इसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट का हाथ होना अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है मैटर को डील करने का। इस बात को थोड़ा लीगली समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रिव्यू पिटिशन अगर आप वर्तमान में फाइल करते हो तो कहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई साहब के बेंच के सामने ही मैटर जाएगा, क्योंकि जिन्होंने ओरिजिनल जजमेंट पास कर रखा है उन्हीं के पास में रिव्यू पिटिशन जानी चाहिए इन जनरल, अगर वो बेंच अवेलेबल है तो। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी सीनियर एडवोकेट वगैरह से सजेशन मांगेंगे तो उनका एक रहेगा कि भाई वर्तमान वाले सीजे साहब से थोड़ा सा आपको इस मैटर को लेकर उम्मीद कम रहेगी कि वो वापस आपके इस केस को रिव्यू है जो करें। कई बार होता है वकालत में हमें थोड़ा रुक के जो क्या करना पड़ता है, दूसरी बेंच का इंतजार करना पड़ता है कि उसके सामने क्या किया जाए, एक तरीके से रिव्यू है जो फाइल की जाए। लेकिन 30 डेज की लिमिटेशन है, स्वाभाविक सी बात है। अगर कमर कस रहे हो लिटिगेशन को लेकर तो अच्छे से कसना, ये बीच में आप सोच रहे हो कि 2-3 महीनों के अंदर न्यायालय से न्याय मिले, इसकी उम्मीद बहुत ही कम रहती है। पॉलिटिकली इस केस को डायरेक्टली डील नहीं किया जा सकेगा, है ना, एक्सेप्ट एक ही तरीका होता है, और वो कौन सा तरीका होता है कि सेंट्रल अप्रोच करे, जैसा कि उन्होंने SC/ST वाले केस के अंदर है जो किया था। ठीक, तो पॉलिटिकली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरराइड नहीं किया जाएगा किसी भी चीफ मिनिस्टर के द्वारा या किसी भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह के द्वारा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास जो रास्ता है वो दो रास्ता है, या तो पार्लियामेंट एक तरीके से ओवरराइडिंग ऐसा कानून बनाए, जो कि दूर दूर तक हाल फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जुडिशरी के मामलों के अंदर आजकल पार्लियामेंट भी इंटरफेयर करती नहीं है। ठीक, दूसरा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू या तो फाइल कर लो, डिसमिस होने की संभावना है मान के चलना, फिर आपको वापस सिक्योरिटी पिटीशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। 1 साल की लड़ाई है जो चलेगी, और जो नेक्स्ट हमारे सीजे साहब आएंगे हो सकता है उनकी बेंच के अंदर आपको क्या मिल पाए, रिलीफ है जो मिल पाए। करेक्ट, तो यानी कि फाइल तो अभी करना पड़ेगा, लेकिन डिसमिसल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्यूरेटिव पिटिशन, इस तरीके से वो सारा सीन है जो वहां पे चलेगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक एंगल से बेरोजगारी 5 साल का अनइक्वलिटी है जो यहां पर है।
5 साल यूपीएससी के अंदर आप उनको अलाउ कर रहे हो और वहीं पर जुडिशरी के अंदर उनको अलाउ है जो नहीं किया जा रहा है। आप एक विकल्प ये इस्तेमाल कर सकते थे क्या, कि आपने जुडिशरी के अंदर जो है एलएलबी को इस तरीके से डील कर दें कि एलएलबी आधा थ्योरेटिकल पोर्शन और आधी एलएलबी जो है वो क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से प्रैक्टिकली कोर्ट में है जो करना पड़ेगा। या फिर एलएलबी के कोर्सेज कोई आप 3 साल से 5 साल ही कर लो और 12th के बाद जो है एलएलबी अलाउ कर दो। 12th के बाद में 5 साल की एलएलबी कर दो, 3 साल थ्योरेटिकल और 2 साल प्योरली क्या है, कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने वाला। ठीक, ऐसा तो कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं। खैर जैसा भी था, तो ये बात भी रिव्यू पिटीशन में क्या की जा सकती है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ऑल्टरनेट ऑप्शन के रूप में सजेस्ट की जा सकती है। देखो अभी इस समय किसी को भी, ना तो ऑनरेबल जस्टिस को, ना ही अपने बार के सीनियर मेंबर को, किसी को भी गलत सही नहीं कहने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट मेरी इस बात को सुन पा रहे हैं, आपको अपना एक यूनियन, एक स्ट्रांग पर्सन्स का यूनियन तैयार करना पड़ेगा। पिंकी मीना याद है ना आपको, एक ऐसी लड़की जिसके साथ जब गलत हुआ 3 साल लगे उसको लड़ते लड़ते, अकेली जाती थी सुप्रीम कोर्ट में, हर हियरिंग को प्रेजेंट है जो करती थी, लेकिन फाइनली अपने फेवर के अंदर डिसीजन लेकर आ जाए। तो ध्यान रखना, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। अगर स्पष्टता से एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर वो ये है कि कहीं ना कहीं इस बात का संदेह है कि जो यंग एडवोकेट्स हैं या जो एस्पिरेंट हैं इनका पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया, ये बात यहाँ पर है जो सामने आती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ध्यान रखना, पूरी की पूरी जुडिशरी, पूरी की पूरी जजेज एसोसिएशन और हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो इस बात को एग्री कर रहे हैं, कि हमें कोर्ट में क्या चाहिए, मैच्योर जजेस चाहिए। तो ये बात वहाँ पर सामने आती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, तो ये एक छोटा सा एपिसोड मैंने आपके सामने रखा है। आप अपनी कोई भी बात है जो कह सकते हो, देखो अधिकार है, हर व्यक्ति अपने तरीके से चीज़ को डील करे, लेकिन अब यहाँ पे समझदारी के साथ साथ मूव ऑन है जो करना पड़ेगा। एक फैक्ट मैं आपको और बताना चाहता हूँ और वो फैक्ट ये है कि आप दोनों एंगल लेके चलना, कुछ मिल भी सकता है और कुछ नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप साथ साथ में चलेंगे, यानी कि आपको अपनी लाइफ के अंदर दूसरे ऑप्शंस को भी क्रिएट कर लेना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो एक सेशन मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा जिसमें किन ऑप्शंस पे दिमाग लगाया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस लीगल लिटिगेशन। थैंक यू सो मच।